हेलो नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शिवम तोमर एसएससी। इस यूट्यूब चैनल पर एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की तैयारी कराई जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में एग्ज़ाम डेट आ चुकी है आपके रेलवे कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम की, तो उसकी मैंने ये नई सीरीज़ शुरू की है जिसका आज ये पहला सेट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे हमारी इस सीरीज़ में। मोस्ट एक्सपेक्टेड जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसी लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें मैंने इजी क्वेश्चंस भी लिए हैं, मॉडरेट भी लिए हैं और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी लिए हैं। आप जब पेपर देने जाओगे तो आप खुद देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं। रेलवे कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है इसमें आपके मैथ्स के 35 क्वेश्चंस आएंगे। 35 क्वेश्चंस ही आपके रीजनिंग के आएंगे। तो ये मैथ्स की सीरीज है जिसमें ये हमारा पहला सेट है, इसलिए इस सेट को, इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देख लेना। पूरा का पूरा अर्थमेटिक आने वाला है, कोई एडवांस मैथ नहीं है। एडवांस मैथ का एक चैप्टर आएगा सिर्फ मेंसुरेशन का, तो मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दूंगा मैं आप लोगों को और उसके क्वेश्चंस भी मैं बहुत बेहतर ढंग से करा दूंगा। और जब तक ये पेपर होगा तब तक डेली आपको एक सेट मिलेगा, तो इस सेट को आपको अच्छे से, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से इनको नोट भी कर लेना, बार बार रिवीजन कर लेना इनका। इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनको वहां से आप रिवाइज कर लेना एक बार और आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। फुल में से फुल मार्क्स स्कोर करोगे। लेकिन इस वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है जी। और जितने भी लोग रेलवे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो लोग भी जो है फायदा ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं कि जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2025 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी के, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हो तो कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। 5 फरवरी से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको रिकॉर्डिंग वीडियोज़ मिलेगी, आपको लाइव डाउट सेशन आपका चलेगा, अगर कोई डाउट होगा तो लाइव सोल्व किया जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे और 10 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अगर आप ये कोर्स चाहते हो तो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, आप इस पर जो है मैसेज छोड़ सकते हो। तो अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। रेडी हो गया सभी? शुरू करें भाई। देखो ये रहे, पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ठीक, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस है, बेहतर बेहतर लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। और ये सारे वे क्वेश्चन है जो आरआरबी या रेलवे जो है पिछले एग्जाम्स में पूछ चुका है, ठीक है। उसी के आधार पर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अभी हाल ही में आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था, तो एसआई के बेस से भी जो है क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से इनको देख लेना, समझ लेना बहुत अच्छे ढंग से। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है। ये क्वेश्चन है आपका जो है रेलवे ट्रेन एंड स्पीड रेलगाड़ी का। देखो पढ़ो सवाल क्या बोला गया है। अब आप जो है अपनी स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखना। क्रमशः 410 मीटर और 550 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां ए और बी समान दिशा में क्रमशः 112 किलोमीटर पर आवर और 136 किलोमीटर पर आवर की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है। रेलगाड़ी को एक दूसरे से पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? आपसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है आपसे। बहुत ध्यान से देखना भाई, ठीक है, फोकस लगाना अपना सारा यहीं पर। आपसे पूछा है कितना समय लगेगा। एक तो पहले ये देखो कि जो ये आपको लेंथ दी है, ये दी है आपको मीटर में। समझ आ रही है बात? आपको ये पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि मीटर में दिया गया है, ठीक है। दो रेलगाड़ी में दूसरा कीवर्ड आपको ये दिया गया कि ये समान दिशा में जा रही है। और तीसरा दिया गया है किलोमीटर पर आवर, ये वाली यूनिट है किलोमीटर पर आवर में स्पीड की जो यूनिट है। तो सबसे पहले तो हमें किसी यूनिट को भी ठीक करना पड़ेगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट अलग अलग है तो सवाल गलत हो जाएगा। यही क्वेश्चंस के माध्यम से ही मैं आपको सारे कंसेप्ट समझा दूंगा। तो इसने एक बात की है कि भाई दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी इस साइड में जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी भी इसी साइड में जा रही है। ये हो जाती है आपकी समान दिशा, इसको हम बोलते हैं समान दिशा में जाना। और जब समान दिशा में दोनों रेलगाड़ी जाएगी तो यहां से आप एक चीज निकालोगे, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। रिलेटिव स्पीड होती है हमेशा ही दो वाहनों के बीच। अगर दो चीजें चल रही है उनके बीच में जो स्पीड का अंतर आएगा उसको रिलेटिव स्पीड बोला जाता है। तो दो वाहन या तो समान दिशा में चलेंगे दोनों एक साथ, या फिर एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर समान दिशा में चलती है तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है, माइनस, ठीक है। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है,
जो कि सवाल में नहीं दिया गया। सवाल में दिया गया है समान दिशा, लेकिन अगर विपरीत दिशा आ जाती तब क्या करते भाई? तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? तो विपरीत दिशा में उनकी रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाती है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बहुत सारे सवालों में लगेगा। 1 बाय 1 जो अगले सेट आएंगे हमारे, उसमें भी मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ बताओ, यहाँ आपको क्लियर हो गया क्या? समान दिशा में क्या हुआ? x माइनस वाई, विपरीत दिशा में क्या हुआ? x प्लस वाई। दूसरी बात यह है कि जो ये लंबाई है, यानी कि ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई है वो ही मानी जाएगी, ट्रेन की लंबाई ही मानी जाएगी दूरी। क्या मानी जाएगी? दूरी, डिस्टेंस मानी जाएगी। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक। तो लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई है, वही क्या मानी जाएगी? वही दूरी मानी जाएगी। फिर हमने रिलेटिव स्पीड देखी, समान दिशा दे रखा है या विपरीत दिशा दे रखा है, तो हमने देखा समान दिशा दे रखा है। इसका मतलब ये जो स्पीड है, इनके बीच का क्या लिया जाएगा? डिफरेंस लिया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि ये मीटर में दे रखी है और ये किलोमीटर में दे रखी है, तो हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? ये पॉइंट थे जो आपको मुझे बताने थे। अब एक चीज देखो, जब दो रेलगाड़ी चल रही है ऐसे, तो उनकी जो डिस्टेंस होगी ना, दूरी जो होगी, वो होगी दोनों ट्रेन की लंबाइयों का जोड़। क्या होगी? दोनों ट्रेन की लंबाई का जोड़। ये कंप्लीट हम डिस्टेंस मानेंगे, चाहे वो समान दिशा में हो चाहे वो विपरीत दिशा में हो। समझ आ गई बात? अगर ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार ना करती बल्कि एक प्लेटफॉर्म को पार करती, तो कुछ ट्रेन की लंबाई होती और कुछ प्लेटफॉर्म की लंबाई होती। तो ऐसे केस में हम क्या करते कि ऐसे केस में जो दूरी होगी, वो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये अगला कंसेप्ट बता दिया मैंने तुम्हें। एक ही सवाल से बहुत सारी चीजें बता दूंगा तुम्हें यहाँ पर। ठीक। अच्छा, ये तो होगी पहली कंडीशन, दोनों ट्रेनें। दूसरी कंडीशन, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर कोई ट्रेन है और वो सिर्फ किसी पिलर को पार कर रही है, किसी खंबे को पार कर रही है, तो यहां जो डिस्टेंस बनेगी, जो दूरी बनेगी इस केस में, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगी। उसमें पिलर की कोई लेंथ नहीं जुड़ेगी, क्योंकि पिलर को हम मान के चलेंगे कि वो शून्य लेंथ का है, 0 लेंथ का है। क्लियर होगी बात? बढ़िया। अब आगे बढ़ो, सवाल देखो। दो ट्रेन दी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? दो ट्रेन है, टोटल डिस्टेंस इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 0, 5 और 1 6, 5 और 4 9, 960 मीटर हो गई जी इन दोनों की डिस्टेंस। ठीक बात है। इधर चल रही है, समान दिशा में चल रही है। किस स्पीड पे? 112 किलोमीटर पर आवर और 136 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 112 किलोमीटर पर आवर और 136 किलोमीटर पर आवर। तो आप निकालोगे यहां से रिलेटिव स्पीड। क्या निकालोगे? रिलेटिव स्पीड। मैंने बताया समान दिशा में रिलेटिव स्पीड घटेगी भाई। क्या होगी? घटेगी। घटाओ, इसमें से 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2, कितनी हो गई? 24। लेकिन वो आएगी किलोमीटर पर आवर में। समझ गए? किलोमीटर पर आवर में। और किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, तो आप क्या करोगे? आप 5/18 से गुणा करोगे। क्लियर है? अब ये मीटर पर सेकंड में हो गया, इसको सोल्व कर सकते हो। 6 चौक का 24, 6 3 18, 5 चौक 20/3। इतनी रिलेटिव स्पीड आ चुकी है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है? क्लियर है बात? अब वो एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगाएगी? टाइम निकाल लो यहां से। टाइम क्या होगा? टाइम होगा डिस्टेंस, भाई दूरी बटे चाल होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट? डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है जी 960 मीटर की। स्पीड कितनी है? स्पीड है 20/3। जब ये 3 मैं नीचे लिखूंगा तो मैं इसको ऊपर पहुंचा दूं ऐसे। ठीक है? अब देखो 2 0 से ये 2 0 खत्म। ये कितना आ गया? 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। राइट? 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अट्ठे 24, यानी कि लास्ट में 4 इकाई का अंक आना चाहिए, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे। और 4 तिया 12 और 2 14, तो 144 सेकंड। ठीक है? 144 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। यानी दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग जाएगा? 144 सेकंड लग जाएगा। इस एक सवाल से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए 1 बाय 1। इन सारे कंसेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना, और इस क्वेश्चंस को पीडीएफ लिंक जो मैं दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, वहां से एक बार खुद से भी ट्राई करना। ठीक है भाई? तो आपका और पक्का हो जाएगा। अब बताओ, क्लियर है बात? अगले सवाल पर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो अगला सवाल, ये नंबर सिस्टम का सवाल है। टॉपिक जब आपको पता होंगे तो आप इजीली कर सकते हो सवाल को। देखो क्या बोला गया,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42,061 के निकटतम है और 9 से विभाज्य है? यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल का रूल क्या होता है? 9 से डिविजिबल का रूल होता है अंकों का जोड़। अंकों का जोड़ 9 से कट जाए, 9 से डिवाइड हो जाए, तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यही सेम रूल 3 का भी होता है भाई। 3 का भी क्या होता है कि अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तो पूरी संख्या कट जाएगी। क्लियर है बात? आपको यहाँ एक तो 8 का देखना है, ये रिवाइज करना। 2 का सभी को पता है, 4 का देख लेना है। ठीक है, बस यहीं से सवाल बनेंगे आपके ज़्यादातर। 6 का देख लेना, 6 से कैसे कटेंगे, ये आपका होमवर्क है। अब इस सवाल पर आओ। देखो 9 से कट रही है चीज़ें, 6 और 1 7 और 2 9, यहाँ तक तो पूरा पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा। अब मैं इस 4 में क्या जोड़ूं? सुनना ध्यान से, मैं इस 4 में क्या जोड़ूं कि ये संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाए? आप कहोगे सर 5 अगर आप जोड़ोगे तो यह संख्या 9 बन जाएगी, और 9 बनते ये पूरी पूरी कट जाएगी। मतलब इस पूरी संख्या में 420 61 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो वो संख्या मुझे मिल जाएगी जो इसके नज़दीक भी होगी और 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। बताओ क्लियर हुई बात? कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन। देखो ध्यान से, ये वो नंबर होगा जो इस नंबर के नियरेस्ट है, नज़दीक है, और 9 से पूरी पूरी तरीके से विभाजित है। समझ गए सभी? आगे बढ़े, अगले सवाल पर चलते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, 1 बाई 1, ज़्यादा सवाल नहीं है, 30-35 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। लेकिन अगर आपने जो है इन सवालों को समझ लिया तो आप ये समझो कि आप 35 के 35 क्वेश्चन को पूरे करके आओगे। अब इस सवाल को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को। सवाल में बोला गया है कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a का मान b के वर्ग के मान के व्युत्क्रमानुपाती है। इस वर्ड को जानते हो क्या? व्युत्क्रमानुपाती, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यदि a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 4 है तो a का मान बताओ यदि b इज इक्वल टू 10 है। तो आपको एक फंक्शन दिया है, इसको बोलते हैं फंक्शन। क्या फंक्शन है ये, पहले इसको समझो। a का मान b के वर्ग के मान के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यह है कि जो a की वैल्यू रही होगी वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/b²। वर्ग दिया ना, b का वर्ग, b का स्क्वायर करो, इसका उल्टा कर दो। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब यह है कि जब अगर यहाँ इक्वल टू लगाऊंगा तो यहाँ कोई कांस्टेंट आएगा। बात ये बनती है। तो इसको छोड़ो, आप सीधे सवाल पे आओ। जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए फंक्शन वाले, क्या करना है आपको? तो आप देखोगे यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी है, एक तो a इक्वल टू 10 जब b इक्वल टू 4। आपको a की वैल्यू तब निकालनी है जब b इक्वल टू 10 दे रखा होगा। तो देखो भाई, इसको मैं 1 मान लेता हूँ कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी a1 इक्वल टू 10 है और b1 इक्वल टू 4 है। अब आपको करना क्या है कि आपको a2 निकालना है जब आपको b2 दिया होगा 10। समझ गए? इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले के आधार पर लिखो। कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिख लो, a1/a2 इक्वल टू, ये उल्टा दिया है ना, यानी a1 के सामने तो हो जाएगा b2 का स्क्वायर और a2 के सामने हो जाएगा b1 का स्क्वायर। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये व्युत्क्रमानुपाती ना होता, ये होता सिर्फ अनुक्रमानुपाती। इन दोनों वर्ड को ध्यान रखना। अगर ये होता अनुक्रमानुपाती, पहला वर्ड क्या है? अनुक्रमानुपाती। दूसरा वर्ड क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अंग्रेजी वाले देख लेना, प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कर्मानुपाती। ठीक है, तो अनुकर्मानुपाती में तो क्या है कि सीधे सीधे जैसे a1 इक्वल टू b1 ही रख देते हम, a2 इक्वल टू b2 ही रख देते हम। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा कि a1 के सामने b2 रखना है और b2 के सामने a2 के सामने क्या रखना है? b1 रखना है। क्लियर है बात? समझ आ गई? तो यहाँ देखो, a1 के सामने मैंने b2 स्क्वायर रखा, a2 के सामने b1 स्क्वायर रखा। अब जो वैल्यू है वो रख दो। देखो a1 की वैल्यू कितनी है? 10, a2 तो मुझे निकालना है। ठीक है, b2 स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 100। b1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 16। यहाँ तक बात क्लियर है? देखो 0 से 0 काट दो। अब मुझे a2 की वैल्यू निकालनी है तो उल्टा हो जाएगा ये 16/10, और इसका मतलब कितना हो गया? 1.6। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन। आया सवाल समझ में? बोलो, क्या आपने सवाल को अच्छे से समझा क्या? ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका एवरेज चैप्टर का, एवरेज मार्क्स का। बोला यह गया कि 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 77 है
औसत क्या होता है? एवरेज होता है एक ऐसा नंबर जो अपने आसपास के नंबर को रिप्रेजेंट करता हो। यानी कि ये बात है कि अगर जैसे यहाँ समझो, पहले एक बार जैसे बोला गया कि 5 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है भाई? विद्यार्थियों का है 77। इसका मतलब यह है कि हर एक विद्यार्थी स्वतंत्र स्वतंत्र नंबर लिए बैठा है। किसी के पास कम भी हो सकते हैं, किसी के पास ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र के एवरेज में लिए बैठा है हर एक विद्यार्थी। तो अगर मैं कहूं कि सारे के सारे कितने लेकर बैठे होंगे, पांचों के पांचों, तो आपको होगी जिसमें 5 की गुणा करो तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38 की हर एक विद्यार्थी 385 अंक, यानी कि सारे, हर नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे सारा ग्रुप 385 अंक लेकर के बैठा है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। स्वतंत्र एवरेज का मतलब है ये किसी एक के पास है। पूरे ग्रुप के पास कितने होंगे? जितने उसमें सदस्य उसकी गुणा कर दो, बस सिंपल सी बात है। ठीक। अब सवाल देखना, बहुत तगड़ा सवाल है ये। 5 विद्यार्थियों के औसत अंक स्वतंत्र है। जब अन्य 2 विद्यार्थियों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थियों के औसत अंक अन्य 2 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक में जोड़े जाते हैं तो परिणाम 142.5 हो जाता है। सवाल की लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या? जब तक लैंग्वेज नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और पेपर में अगर किसी भी लैंग्वेज में फंस गए, आप किसी भी सवाल में फंस गए, तो वहां समझो पेपर से आपका मार्क्स या तो कट जाएंगे, आप नेगेटिव तुक्का लगाओगे नेगेटिव में जाएंगे, अदरवाइज आप सवाल को छोड़ करके आओगे। और मैथ्स में जब तक पूरे में से पूरे नहीं करोगे तब तक आप ये समझो कि आपको 100+ का स्कोर करना है इस पेपर में, अगर आपको जॉब चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए पेपर से 1 महीना पहले हमने ये सीरीज शुरू कर दी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो और इन लैंग्वेज को समझो। क्या बोला गया कि 2 विद्यार्थी तो एक तरफ है, ये इनका कुछ अंक आ रहे होंगे। 3 विद्यार्थी एक तरफ है, इनका जो औसत है जब अन्य 2 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक में जोड़े जाते हैं तो परिणाम ये बन जाता है। तो सवाल को डिकोड करो। देखो 5 लोग थे, ये मान लो ABCD, मान लो क्या A+B+C+D+E, ये 5 लोग थे। क्लियर है बात? इनका टोटल स्कोर कितना आ रहा है? आप कहोगे जी स्वतंत्र में हमने अभी अभी 5 की गुणा की थी, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, इनका जोड़ आ रहा है जी 385। ठीक है। अब इसमें से 3 लोग एक तरफ है और 2 लोग एक तरफ है, राइट? कौन से लोग है वे? क्या बोला गया? 2 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, किन्हीं 2 का औसत क्या होता है? जैसे मुझे D+E का औसत निकालना, तो आप कहोगे इनका जोड़ बटे 2, यही तो होता है एवरेज। अच्छा, 3 का एवरेज क्या होगा? आप कहोगे जी A+B+C/3, ये हो गया जी 3 का एवरेज। और जब इन एवरेजों को, दोनों एवरेज को जोड़ा जाता है, जोड़ दिया जी, तो उसने कहा तो परिणाम बनता है 142.5। ये थी वो बात। ठीक है, चलो जी। सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना है? सबसे कम अंक कौन से? मान लो कि A और B और C, इन्होंने तो ज्यादा अंक हासिल किए होंगे। पहले बोला भी है इसने, विद्यार्थियों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाले 3 लोग हैं, यानी कि इन दोनों ने तो कम अंक हासिल किए होंगे और इन दोनों ने जो है ज्यादा अंक हासिल किए होंगे। यही तो बोला है सवाल में। तो आपसे पूछा कि आप इन दोनों जिन्होंने कम अंक हासिल किए हैं उनकी वैल्यू बता दो, यानी कि D+E बता दो क्या होगी। अब आपको सवाल समझ में आ गया होगा, मैंने क्या लिखा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखो कैसे करोगे। मुझे क्या वैल्यू चाहिए? D+E चाहिए, यानी मुझे A+B+C को हटाना पड़ेगा। तुम इस इक्वेशन से मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या मैं A+B+C की जगह पर 385 में से ये D और E हटा दूं क्या? कंसेप्ट बेस्ड है बिल्कुल। जितना ज़्यादा कंसेप्ट सीखोगे उतने ज़्यादा आप स्कोर करोगे। और ये सवाल कंसेप्ट बेस्ड है, इसमें किसी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन को थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं उसको कम करके बता दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, फायदा कुछ नहीं है। तो ये 3 लोग जो A+B+C है, ज़्यादा अंक लाने वाले, इनको मैंने इधर ले जाया तो मैंने सारी इक्वेशन D-E में बना दी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ मैं क्या लिख दूँ? यहाँ मैं लिख दूँ A+B+C की जगह पे 385 -D-E/3 प्लस में, यहाँ क्या है जी? यहाँ है D+E/2, और ये किसके इक्वल है? 142.5। अब बस आपको इसको सोल्व करना है। आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हो? बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप यहाँ से ऑप्शन का यूज कर सकते हो अब, या फिर आप इसका LCM ले सकते हो।
ऑप्शन का यूज करोगे और ज़्यादा जल्दी काम होगा हमारा। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आगे देखो, यहाँ देखो इस साइड में, अब इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से। अब देखो ध्यान से, ध्यान होना चाहिए यहाँ पर पूरा। क्या मैं इसको 385 यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के डी प्लस ई अपॉन में 3 प्लस में डी प्लस ई अपॉन में 2 इजक्वल टू 142.5 ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल। हमें क्या निकालना, डी प्लस ई निकालना है। तो आप मुझे बताओ, क्या ये डी प्लस ई नहीं दे रखा क्या? ये डी प्लस ई की ही तो वैल्यू है ऑप्शन में। अगर मैं यहाँ से ऑप्शन पकड़ूं, ऐसा ऑप्शन जो 3 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, जो 3 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, ताकि मैं 142.5 यहाँ बना सकूं। ऐसा एक काम करो, देखो ध्यान से, अगर मैं इस 85 को पकड़ता हूँ, कैसे समझ आया मुझे 85 को पकड़ना? क्योंकि अगर मैं इस 385 में से 85 घटाऊंगा तो ये सिर्फ 300 बनेगा, जो कि आराम से 3 से कट जाएगा। तो मैंने डी प्लस ई की वैल्यू 85 ली है अभी कुछ समय के लिए। तो यहाँ कितना बच गया, 300/3। बोलो क्लियर है? प्लस यहाँ मैंने क्या लिया है, डी प्लस ई की जगह 85/2। ठीक है, अब इसको काटोगे ये कितना बनेगा, 100 बनेगा। आप इसको काटोगे कितना बनेगा, 42.5 बनेगा। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे कितना बन जाएगा, 142.5 बन जाएगा। हमारी वैल्यू बिल्कुल सही बैठ गई है। किस ऑप्शन से बैठ गई, बी ऑप्शन से बैठ गई। निकल गया सवाल। समझ आई बात सभी को? अगर आपने ये चीज बना ली, यहां तक सवाल को डिकोड कर लिया, यहां से आगे फिर कैलकुलेशन है जो आपको इजी करनी है, और यही चीज आपको सीखनी है। अगर आप यहाँ एलसीएम लोगे फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो हमें ये सीखना कि ऑप्शन में भी तो आंसर छिपा हुआ है, तो उस आंसर को निकाल लेते हैं वहां से, और वहां से चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, समझ गए बात को? आगे बढ़े, चलो अगला सवाल देखो बहुत जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण 8,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। इसका मतलब ये जो सवाल है वो है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अरुण 8,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और चांद 4 महीनों के बाद अरुण से 30% अधिक निवेश के साथ उसके साथ शामिल होता है। सवाल का लेवल देख रहे हो आप? इस प्रकार के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आपने इन सवालों की प्रैक्टिस कर ली तो आप इजीली पेपर को क्रैक कर जाओगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और इस प्रकार के सवाल आ गए, फंस जाओगे। 35 सवाल में से 1-2 सवाल भी अगर ऐसे आ गए मॉडरेट लेवल के, तो ये समझो कि आपके 3-4 नंबर गायब। कंपटीशन की रेस में आप पीछे हो जाओगे तुरंत। ठीक है, तो देखो सवाल को, अरुण 8,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू कर रहा है। उसके 4 महीने बाद चांद भाई साहब जो है अरुण से 30% ज्यादा निवेश करता है। 30% का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज। कोर्स तो आपने कंप्लीट किया ही होगा। 30% का मतलब 3/10। मतलब अगर अरुण 10 रुपए लगा रहा है तो वो उससे 3 ज्यादा लगा रहा है। 3 ज्यादा मतलब वो उससे 13 रुपए लगा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरुण ने लगाए कितने हैं, 8,000। मतलब 10 की वैल्यू 8,000, 1 की वैल्यू 800, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13 × 800। क्लियर है बात? इतने रुपए उसने लगाए हैं। 13 अट्ठे कितना होता है, 104 होता है। यानी कि इतने रुपए उसने लगाए हैं। ये लो निकाल दिया मैंने। समझ गए बात को? अब देखो, पार्टनरशिप में ये तो है अरुण, ये है चांद, अच्छा, और आगे एक नाम और दिया है दीपक, ये है दीपक। तीनों के नाम लिख दिए। ठीक है जी। अरुण ने 8,000 रुपये लगाए। अच्छा, वर्ष के अंत की बात कर रहा है, यानी कि पूरे 12 महीने के लिए रेशो निकाल लिया। अब चांद की बात करते हैं। चांद ने अरुण से 4 महीने बाद, क्वेश्चन को देखो क्या लिख रहा है, चांद ने 4 महीने बाद अरुण से इतने ज्यादा रुपए लगाए। अरुण ने चांद ने कितने पैसे लगाए, 10,400 रुपये। 10,400, लेकिन कब लगाए, 4 महीने बाद लगाए। यानी कि कितने महीनों तक लगाए, सिर्फ 8 महीनों तक। ठीक है भाई, 8 महीनों तक लगाएगा तो 8 महीनों का ही पैसा मिलेगा ना उसे। फिर बात करते हैं दीपक की। दीपक केवल 3 महीनों के लिए, यहां ध्यान देना, देखो यहां तो बोला गया 4 महीने बाद लगाए, इसका मतलब 8 महीनों तक लगाए। लेकिन यहां उसने कहा कि केवल ही 3 महीनों के लिए लगाए उसने, तो यहां कुछ नहीं घटेगा। यहां सिर्फ 3 के 3, और कितने पैसे लगाए, 6,000 रुपये। ठीक है, लिख दिया मैंने 6,000, 3 महीने तक लगाए। यही इनका प्रॉफिट का रेशो बनेगा। ये जो आपको दे रखा है ना, व्यवसाय में 4,930 रुपये का लाभ हुआ,
ये इनका प्रॉफिट का रेशो है। तो इस रेशो को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इजी करते हैं इसको। देखो 2 0 से 2 0 खत्म है, 2 0 खत्म है, खत्म हो गई 0। अब देखो यहाँ से जा सकता है कि 4 से जा सकता है, 4 से ये 20 बार जा रहा है, 4 से ये 2 बार जा रहा है, जो नंबर कट रहा है वो काट लो, 4 से ये 15 बार जा रहा है। ठीक है, अब तो ये 4 से नहीं जाएगा, लेकिन ये जो है 2 से भी नहीं जाएगा, बस यहीं लिख लेते हैं ऐसे। और से जा सकता है क्या? 3 से जा सकता है, 4 और 1 5, 3 से भी नहीं जाएगा ये। 2 से भी नहीं जाएगा ये। अब वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो कितना हो गया ये, 20 की गुणा 12 में करोगे 240 आएगा रेशो। इस 2 की गुणा इसमें करेंगे 208 आएगा रेशो। इसकी गुणा इसमें करेंगे 45 आएगा। ये आपका रेशो बना है। ठीक है, यानी अरुण को इतने रुपए का लाभ मिलेगा, चांद को इतने रुपए का लाभ मिलेगा, दीपक को इतने रुपए के रेशो में लाभ मिलेगा। जबकि टोटल लाभ कितना है? टोटल लाभ इनको ऐड करो, 200 200 400, 400 400 में 40 जोड़ोगे 440, 440 में 8 जोड़ोगे तो 448, और फिर ये 5 बच जाएगा, 448 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 453। इस 453 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4930। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें इससे से भाग दोगे आप, एकम चलेगी सबसे पहले, तो कितना बचेगा? 9 में से 5 गए 4, 400। अच्छा जी, 8 और 5 13, 2 चौका 8। चलो जी ठीक है, कितना बच गया ये? तो एक काम करो, अब आप यहां से इसको सीधे सीधे भाग दे दो यहां से। देखो ध्यान से, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4930 बटे 453। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? लाभ में दीपक का हिस्सा। दीपक के पास कितने हिस्से आए? 45। ठीक है, 45। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो 9 पंजे 45 होता है, 8 पंजे 40, 7 पंजे 35, नहीं चल रहा है ये। 5 और 4 9, और 3 12, और 5 और 4 9, 3 से कट रहा है ये, 9 से भी कट रहा है ये, तो 9 से काट दूं मैं। 9 पंजे 45, 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। 3 से काटो, 15 थी 45, और यहाँ पर 15, ये आ गया आपका 151। ठीक है, 151 आ गया। अब इसको जो है इससे भाग दो, 3 बार चलेगा। 15 चौका 60, 3 बार चलेगा सबसे पहले, तो 3 बार चलेगा। ठीक है, कितना चलेगा? 3, 3 पंजे 15, और 3 एकम 3 और 1 4, फिर भी कितना बच रहा है ये? 400। अब हो गया ये 400, 151 से भाग दो इसे। अब कितना चल जाएगा? 15 चौका 60, 3 ही चलेगा, फिर भी 3 नहीं चलेगा इस बार, लगभग 2 चलेगा, लगभग 2 चलेगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर कुछ वैल्यू आएगी। तो मैं अप्रोक्स कर लेता हूँ। देखो 15, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी कुछ भी, 15 दूनी 30, 32 की गुणा करो 15 में, 15 दूनी 30, 15 थी 45, और 3 48, यानी 480 जा रहा है। हमने कहीं मिस्टेक कर रखी है इसका मतलब। 4 दूनी 8, 20 बचेगा ये, 12 दूनी 24, 240 हो गया है। 4 दूनी 2 चौक 8, 0 2 एकम 2 हो गया है। 15 थी 45, ये 45 हो गया है। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 448। अच्छा, ऐड करने में दिक्कत कर दी हमने। 8 और 5 13, 4 4 8, और 1 9 4, ये होगा यहाँ पे 493 भाई। देखो एक छोटी सी मिस्टेक ने सवाल को कितना लेंदी कर दिया। यहाँ कितना है? ये है 493। तो भी रफ करते हैं अब यहाँ से। ये हो गया भाई 493। अब देखो कितनी बार जा रहा है? 10 बार जा रहा है बस। और आपसे दीपक का हिस्सा पूछा है, तो 45 गुना 10 करेंगे 450, ए ऑप्शन 450। तो एक कैलकुलेशन आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम आपका खपा सकती है, इसलिए यहाँ जोड़ना बिल्कुल सही करना था ये। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। समझ आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पर आओ। देखो क्या बोला गया सवाल में, नंबर सिस्टम का सवाल है। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 50 और पैरों की संख्या 138 है, तो मुर्गियों की संख्या बताओ। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। इसको करने का तरीका बता देता हूँ मैं। 2 पैर होते हैं, तो आपको इस सिरों की संख्या में से 2 बार घटाना है बस। देखो समझो कैसे। सबसे पहले इसका हाफ करो, 2 छिक्की 12,
2 नाम 18, कितना हो गया 69। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 19 का डिफरेंस है। 50 में से 19 घटा दो, 10 में से 9 गया 1, कितना आएगा 31 आंसर आ जाएगा। कितना ईजी है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है, 31 है। और अगर आपसे पूछता कि गायों की संख्या कितनी है, तो फिर कितना हो जाता, फिर ये 19 हो जाता। सिर्फ 19 गायें हैं और मुर्गियां 31 है। समझ होगी बात, क्लियर है सभी को, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है ये, और हर पेपर में देखने को मिलेंगे आपको इस टाइप के सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। अगला सवाल देखो, आलोक ने एक निश्चित धनराशि उधार दी। ओके, उसने अपनी धनराशि का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया, 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया, और शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि 1 वर्ष के बाद उसका कुल ब्याज इतना है, तो उधार दी गई धनराशि कितनी है, यह आपको बताना है। कितनी धनराशि उधार दी थी। तो इसका सीधा सीधा जवाब मुझे मिल चुका है। कैसे मिल चुका है, देखो इसका जवाब है ये। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप प्रैक्टिस के बेस पर, मैं पूरा सवाल भी बताऊंगा। देखो कोई धनराशि है जिसका 1/3 भाग है, दूसरी धनराशि है 1/4 भाग है। अगर मैं टोटल निकालना चाहूं तो टोटल इनका एलसीएम आएगा जो कि होगा 12। कितना होगा, 12। तो मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। मैंने टोटल धनराशि 12 मान ली और मुझसे यही पूछा गया कि टोटल धनराशि बताओ भाई कितनी उधार दी थी। तो वो ऐसा ऑप्शन होगी जो 12 से कटेगी, और 12 से ये नहीं कटता, 12 से ये नहीं कटता, 12 पंजे 60 कटता है, 12 से ये नहीं कटता, सवाल खत्म होता है बस। लेकिन इस ट्रिक के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, इस ट्रिक के लिए आपको कोर्स करने की जरूरत है, ठीक है। चलो अब मैं इस सवाल को बता देता हूँ डिटेल में। देखो मान लो कि कोई धनराशि है भाई, कोई धनराशि है, उसका 1/3 भाग लिया, 1/4 भाग लिया, यानी कि 1/3 पहले लिया, फिर 1/4 लिया। टोटल कितना हो गया ये, 4 3 7/12 भाग हो गया। बच कितना गया, बच गया 5/12 भाग, ठीक है। कितना बच गया, 5/12 भाग। 1/3 भाग लगा है 7% के ब्याज पर, और 1/4 भाग लगा है 8% के ब्याज पर। आपने एसआई का फॉर्मूला पढ़ा है, PRT/100, सभी को पता है ये बात। तो देखते हैं भाई। मान लो कि आपने पहले 1/3 भाग लिया। क्या मैं टोटल 12 को मान लूँ क्या, कि कुल धनराशि मेरी 12 है, मान ली 12, ठीक है। यहां से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ध्यान से समझो इन सवालों को, ध्यान से समझोगे आराम से चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं। 12 का 1/3 कितना होगा जी, का हो गया आप 4 रुपए हो गए बस। इस 4 रुपए को 7% का ब्याज लगाया पहले साल, ठीक है, प्लस अब क्या होगा, अब इस 12 में से 1/4 यानी कि 4 तिया 12, 3 रुपए लगाए। लेकिन ये 3 रुपए किस रेट पर लगाए, 8% की रेट पर लगाए, यानी कि जी 8% प्लस। फिर बच गया जी शेष। शेष कितना बच गया, 4 3 7 हो गया, बच गया 5, 12 में से 5 रुपए लगाए उसने किस रेट पर, 10% की रेट पर। और यहां से उसने ब्याज कितना उठाया, 510 रुपए का। ये बना दी मैंने इक्वेशन। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28%, ये कितना हो जाएगा 8 तिया 24%, और ये कितना हो जाएगा 50%। कितनी वैल्यू होगी जी, 510 की वैल्यू हो गई है। इसको ऐड करो, कितना हो गया ये 50 20 70 74, इसमें 74 ऐड करोगे तो 8 और 4 12, 7 और 2 9 और 1 10। 102% किसके इक्वल है जी, 510 के इक्वल है। 1% किसके इक्वल है जी, 510/102 के। हालांकि ये एक वेक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको पेपर में, आप यहीं से डायरेक्ट करोगे कि आप 1% इतना है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 12 की वैल्यू। तो क्या इसमें मैं जो है 12 की मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 100% निकाल के 12 की वैल्यू करनी है, ठीक है, गुणा 100 भी होना है, ठीक है। चलो जी अब देखो क्या होगा, ये 4 तिया 12, 2 और 1 3, 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, राइट। और यहां से काट लो 3 चौक 12, ठीक है। अच्छा जी 34 से इसको काटो, 34 से कम 34, ठीक। कितने बचेंगे, 11 में से 4 गए 7। ये कैलकुलेशन यहाँ आपको फास्ट करनी है। 11 में से 4 गए 7, 4 में से 3 गया 1, उतारी 0, और 5 चलाओगे तो पूरा पूरा चल जाएगा, 5 चौक 20, 5 तिया 15 2 17,
और 5 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे, फिर 100 की मल्टीप्लाई करोगे, कितना आंसर आ जाएगा? 6000, क्योंकि 15 चौके 60 गुणा 100 6000। ठीक है, समझ आ गई बात? तो क्या आंसर है? ये ऑप्शन है। जबकि आप इसको मैंने तुरंत देख के बताया 1/3 है, 1/4 है। सवाल देखने में कितना भारी लग रहा है, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया कि 1/3 और 1/4 इसका टोटल में 12 लूँ, ऐसी वैल्यू आएगी जो 12 से कटेगी, 6000 कट रही है, बात खत्म। सिंपल है इतना। ठीक है, और यहाँ से मैंने आपको ये बता दिया। अब बात करते हैं अगले सवाल पर, चलते हैं हम। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और पेपर बहुत नज़दीक है आप लोगों का, इसलिए सारी वीडियो देखो, एंड तक देखो, कंप्लीट देखो वीडियो को। ठीक है, चलो अब इस सवाल पे आओ। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखो सवाल का लेवल देखो, कर सकते हो क्या आप इसे? खुद से ट्राई करो पहले, क्या आएगा इसका आंसर। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, मैं बता देता हूँ। देखो, भाग का मतलब क्या होता है? 256। भाग का मतलब उल्टा करके ऐसे लिख दो, उल्टा करके ऐसे लिख दो। बी की वैल्यू क्या होगी? 6561। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो 1। ठीक है, चलो जी। 16 चौका 64, 64 गुणा 2, 2 चौका 8, 2 छिक्की 12, 128 आएगा यहाँ नीचे। और 128 दूना ही होता है 256। खत्म हुई बात। ए की वैल्यू आ गई 2। यहाँ से देखोगे आप, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 में 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, और 3 सत्ते 21, और 8187 तिया। कैसे पता चला? 7 तिया 21 यूनिट डिजिट से करके देख लेना। 3 बार ये जाएगा। बी की वैल्यू आ गई जी 3। ठीक है, ओके। अब a माइनस बी है। a माइनस बी, 2 माइनस 3 कितना बचेगा? -1 बचेगा। -1 का स्क्वायर करोगे, एक आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन देखो ध्यान से। ऐसा करा था क्या आपने भी? समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। ये जो सवाल है, ये है आपका इलेक्शन बेस्ड सवाल। इलेक्शन का सवाल है जी ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। जो भी ये पूरे सेट करके जाएगा कंप्लीट, उसको पेपर में दिक्कत नहीं आने वाली है, गारंटी देता हूँ मैं इस बात की। जब आप पेपर दे के जाओगे तब देखना कि चैनल पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, क्या उसी लेवल के सवाल आए क्या। इनसे टफ नहीं आएंगे, इनसे ईजी ही रहेंगे। तो इनको जरूर करके जाना है आप लोगों को। अब देखो सवाल मैं बता देता हूँ। एक शहर की कुल जनसंख्या में 25% व्यक्ति अवैध मतदान करते हैं। ये मतदान तो करते हैं, लेकिन अवैध मतदान करते हैं। विजयी उम्मीदवार एम हारने वाले उम्मीदवार एन से 14.2/7% अधिक मतदान प्राप्त करता है। शहर में कुल मतदानों के संबंध में एम को प्राप्त मतदानों का प्रतिशत आपको निकालना है। प्रतिशत निकलता है हमेशा 100 पर। ठीक है जी, और किसके संबंध में निकालना? कुल मतदानों के संबंध में। तो मैं ये कहता हूं कि मैंने ये कहा कि कुल 100 लोग है जी, कुल 100 वोट पड़ी बस। इस 100 में से 25 वोट तो वो हो गई जो अवैध थी, इनवैलिड थी। तो वैलिड वोट कितनी थी? आपको होगी जी, वैलिड वोट थी 75। यानी इसमें से वोट पड़ी होगी, इसी में से हार जीत का फैसला होगा। सही बात है। अब हार जीत पे बात कर लेते हैं। एक तो है एम उम्मीदवार जो जीता है, एक है एन उम्मीदवार जो जीता है। मैंने उसको सर्किल कर दिया, ये जीत रहा है। कितने वोट से जीता? एन को जितनी वोट मिली उससे 14.2/7% ज्यादा है। अधिक लिखा है ना, 14.2/7% ज्यादा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। इसका मतलब यह है कि अगर एन को 7 वोट मिली है तो एम को 8 वोट मिली है। 1 वोट उसको ज्यादा मिल गई। और ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप इलेक्शन के अच्छे से अच्छे सवाल कर जाओगे। इलेक्शन के और भी सवाल आएंगे, जो टाइप वाइज सवाल आएंगे वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। अच्छा, एम को 8 वोट पड़ी, एन को 7 वोट पड़ी, तो टोटल कितनी वोट पड़ी? टोटल वोट पड़ी जी 15। और ये सारी की सारी वैलिड वोट है। वैलिड वोट में से तो जीतेंगे, ये सारी वैलिड वोट है। लेकिन हमारे हिसाब से वैलिड वोट है 75। तो मैं कहूं कि 15 की वैल्यू 75 है जी। 75 अगर वैल्यू है तो 15 5 75। एक की वैल्यू कितनी है जी? 5 है। एक की वैल्यू कितनी है? 5। अच्छा जी, अब एक की वैल्यू 5 है। एम की वोट, एम को कितनी वोट पड़ी? आपको जिसमें 5 की मल्टीप्लाई करो, यानी कि एम को वोट मिली है 40। कितनी वोट मिली? 40। और टोटल वोट कितनी थी? 100। 100 में से 40 वोट मिली, इसका मतलब कितना परसेंट हो गया? कहोगे जी 40% हो गया।
बी ऑप्शन निकल गया आंसर। बताओ क्लियर है क्या सभी को? कंसेप्ट एक बार समझो, चीजें समझ में आएगी। और अगर नहीं आ रही है तो 1 महीना है आपके पास, इस सेट को देखो पूरा कंप्लीट, शेयर करो सभी के साथ। पीडीएफ लिंक दोबारा से इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। अगले सवाल पर आओ। देखो क्या बोला गया, 3 कंटेनर दूध और पानी का मिश्रण। ये सवाल है आपका मिक्सचर से, मिक्सचर टॉपिक से, समझो ध्यान से। 20 लीटर, 5 लीटर और 9 लीटर वाले 3 कंटेनर है, उनमें दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें दूध की सांद्रता 90% है पहले वाले में, दूसरे वाले में 80% है, तीसरे वाले में 70% है। तीनों कंटेनरों की सामग्री को एक बड़े बर्तन में खाली किया गया। 3 छोटे छोटे बर्तन थे ये, ऐसे ऐसे ये 3 छोटे छोटे बर्तन थे, इन दोनों को मिला करके एक बड़े बर्तन में इन सबको उड़ेल दिया, इनमें उड़ाल दिया, ठीक है जी, ओके। तो इसमें उड़ेलने के बाद मिश्रण में दूध का और पानी का अनुपात बताओ क्या होगा। देखो कैसे करेंगे। पहले बर्तन की बात करता हूँ, टोटल कितना है उसमें, 20 लीटर है। 20 में से दूध कितना है, दूध है जी 90%, 20 का 90% कितना होगा बोलो, 18 लीटर। यहाँ मैं लिख देता हूँ दूध, यहाँ मैं लिख देता हूँ पानी। क्लियर होगी बात। 20 लीटर यहाँ मैं लिख देता हूँ कुल है, टोटल है, टोटल 20 लीटर है। 20 लीटर में से 18 लीटर दूध है, पानी कितना बच गया, 2 लीटर, समझ गए। दूसरे बर्तन की बात आओ, दूसरे बर्तन में कितना है, 5 लीटर। 5 लीटर में दूध कितना है, 80%। 5 लीटर का 80% बताओ कितना होगा, 4 लीटर होगा। पानी कितना होगा, 1 लीटर होगा। सम बात, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 9 लीटर। 9 लीटर का, हाँ तीसरे बर्तन की बात करते हैं। तीसरे बर्तन में 9 लीटर, 9 लीटर का 70% कितना होगा, 9 सत्ते 63, 1 पॉइंट लगेगा, 6.3 लीटर। आपको ये बात समझ में आ रही है कि 9 लीटर का 70% कैसे निकाल रहा हूं मैं भाई। 9 गुणा 70 है, 9 की 7 में गुणा करो, 63 आएगा। लेकिन नीचे 2 जीरो आ रही ना, उससे सिर्फ एक ही जीरो कटी थी, 1 जीरो बचेगी, इसलिए मैंने दशमलव लगा दिया। ये चीज़ आपको माइंड में सीखनी है। कोर्स में जो हमारा कोर्स है उसमें सारे चैप्टर वाइज डिटेल में बता रहा हूँ, बता रखी है मैंने सारी चीज़ें। जो भी इंटरेस्टेड है अपने आगामी एग्जाम्स के लिए, वो कोर्स के लिए मुझे मैसेज कर सकता है। अच्छा, अगर 9 में से 6.3 लीटर आपका दूध है तो पानी कितना बच गया बोलो। 10 में से 3 गए 7 और 8 में से 6 गए 2, आपको हो गई थी 2.7 लीटर बच गया पानी, राइट, ठीक है। क्या पूछा आपसे, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जोड़ना। इसको भाई कितना हो गया ये, 8 और 4 12, 8 22, 22 और 6 ये हो गया आपका 28.3, और ये कितना हो गया, 2 और 1 3, ये कितना हो गया आपका 5.7 लीटर। और यहाँ देखते ही मुझे ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन फर्स्ट। एक अंक छोड़ के यहाँ दशमलव है, एक अंक छोड़ के यहाँ दशमलव है, दोनों हट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 283:57। यानी इस बड़े बर्तन में जो दूध और पानी का मिश्रण होगा उसमें अनुपात है 283:57। समझ आया क्या सभी को, क्लियर है। इजी सवाल था, कंसेप्चुअल बेस्ड है। अगले सवाल पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सवाल है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। समझो कैसे करेंगे। अतुल ने एक वस्तु अंगद को 2.5% लाभ पर बेची। अंगद ने वह वस्तु राजन को 4.7% हानि पर बेची। राजन ने इसे इतने रुपए में खरीदा, 3907.3। तो अतुल के लिए वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो 100 रुपए की मैं बात कर रहा हूं या मैं 1000 रुपए की बात कर रहा हूं, 1000 रुपए पर खरीद करके आया था अतुल। 1000 रुपए की कोई वस्तु अतुल खरीद करके लेके आया। इसने 2.5% पर, 2.5% के लाभ पर इसको भी दे दी, अंगद को दे दी। 1000 रुपए पर 2.5% हो गए कितने, 25 रुपए, यानी कि 1025 की उसने बेच दी, ठीक है, 1025 की बेच दी। तो ऐसे समझो, यहां देखो, ये हो गया अतुल जो 1000 रुपए की लेके आया, इसने किसको दे दी, ये हो गया जी अंगद। अंगद, अंगद को कितनी दे दी, 1025 की दे दी, ठीक है। अब अंगद ने यह वस्तु राजन को दे दी 4.7% की हानि पर। 1000 रुपए पर, या फिर इसका 4.7 निकाल लो,
देखो 100 में से 4.7% माइनस करोगे तो 10 में से 7 जाएंगे 3, 9 में से 4 गए 5, यहाँ हो जाएगा ये 95.3। इसका आपको निकालना 95.3 अपॉन 100, यहाँ से हटाओगे अपॉन 0 जाएगा। ठीक है, देखो 5 से घाटो इसे 25, 25 चौका 100 और 25 एकम 25 41 बार, और ये जाएगा 25 चौका 100 40 बार। ठीक है जी, चलो तो कितने की बेच दी उसने? उसने बेच दी 41 गुना 953 अपॉन 40। कैलकुलेशन आसान करने के लिए बताई मैंने तुम्हें बातें। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? इसकी वैल्यू दी है ये। ठीक है, चलो जी। क्या और भी इजी हो सकता है क्या सवाल ये? क्या ये सवाल और भी इजी हो सकता है? हो सकता है सवाल इजी और भी ये सक्सेसिव लगाया जा सकता है क्या इसमें? चलो इसी को सोल्व कर लो अब। इस सवाल को एक बार फिर से देखता हूँ भाई मैं। फिर से देखो इस सवाल को, देखो क्या बोला गया। अतुल ने एक वस्तु अंगद को, आ गया सवाल ये। अतुल ने एक वस्तु अंगद को बेची 2.5% के लाभ पर। यानी कि अगर 100 की लेकर आया तो उसने बेची वो 102.5 की बेच दी। ठीक है, 102.5 की बेच दी। 1000 पर नहीं चलते हम, 100 पर ही बात करते हैं। 102.5 की बेच दी। ठीक है, अंगद ने वह वस्तु राजन को बेच दी 4.75% की हानि पर। यानी इसका हम, अंगद ने इतने रुपए में बेच दी। ठीक है, इसकी हम निकालेंगे 4.7% की हानि, यानी कि 100/95.3। ये था ना 95.3। हाँ ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इस दशमलव से ये दशमलव हटा दूँ इसकी, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 125 गुणा 100/10। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3907.3। अब इसको यहाँ से आप सोल्व करोगे, 5 और 3 8 9, 3 से तो नहीं कट रहा है ये। अंगद ने वस्तु राजन को दी है इतने रुपए की हानि पर। पॉइंट बनाओ, पॉइंट में बनेगा ये बात। देखो 9, पहले एकम चलाओ, इसमें कितनी चल जाएगी है? 5 में से 3 गए 2, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ बस 72 ही बचा है ये। 72 बचा है, पॉइंट लगाएंगे हम, जीरो लगाएंगे फिर भी नहीं चलेगी ये, फिर जीरो लगाएंगे अब इसमें, और ये हो जाएगा फिर 9 अट्ठे 72। अजीब सा